धीरे धीरे पास आ रही है। दोस्तों 12 दिसंबर को हमारा कक्षा 12वीं का राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए दोस्तों मैंने पहले ही आपको राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस के हाफ ईयरली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। आई होप दोस्तों आपने तैयार कर लिए होंगे। और पहले वाली वीडियो नहीं देखी इंपॉर्टेंट की, जाकर जरूर देखिएगा, सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। अब दोस्तों हम क्या है पेपर के माध्यम से आपका सेट ए है क्या है आपके क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस पेपर का पूरा मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। दोस्तों आपको वीडियो को देखते ही देखते आपको क्या है तैयार करते जाना है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारे क्या है सही विकल्प आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति कहां हुई थी? तो बोल्शेविक हमारी क्रांति कहां हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा रूस में। रूस में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाए चीन। चीन है वो सार्क का सदस्य नहीं है। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है किस विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का दौर चला? तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर होगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या है शीत युद्ध का दौर चला था। ओके नेक्स्ट है संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। तो संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया था वो किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है देश के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर मौलाना अबुल कलाम आजाद क्या है देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है आजादी के बाद भारत के समक्ष प्रमुख चुनौती थी? तो क्या है राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी। ओके राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी चुनौती थी जब देश क्या है आजाद हुआ था। आगे देख लेते। अब दोस्तों हम देखेंगे रिक्तस्थानों की पूर्ति कीजिए। तो वीडियो को देखते ही देखते आप तैयार करते जाइएगा, समझते जाइएगा। नाटो का पूरा नाम होते हैं तो नाटो का पूरा नाम क्या है? उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ओके सिंपल मैं बोला हूं समझ गए होंगे, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य हैं। तो कितने आप होते हैं स्थायी सदस्य? 5। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में दोस्तों 5 आपके स्थायी सदस्य होते हैं। ओके इसके बाद नेक्स्ट है मानव के अस्तित्व को बचाने के लिए डेडरेस का आवश्यक है। क्या आवश्यक है? सुरक्षा आवश्यक। ओके सुरक्षा आवश्यक है। अगर मानव के अस्तित्व को हमें बचाना तो सुरक्षा आवश्यक है। स्वतंत्रता के समय जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे? तो हरि सिंह थे। कौन थे? हरि सिंह थे। ओके आगे नेक्स्ट है डुंग सम्मेलन डेडरेस में हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों आपका 1955 में। तो 1955 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपातकाल डेडरेस के तहत लगाया जाता है। तो आपातकाल दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 352। ओके संविधान के अनुच्छेद क्या है? 352 के अनुच्छेद। ओके अनुच्छेद तो 352 के संविधान के 352 अनुच्छेद के तहत क्या है लगाया जाता है। तो देख लेते हैं सही जोड़िया मैक मोहन रेखा। तो मैक जो मोहन रेखा जो हमारी कहाँ है? तो वो दोस्तों हमारी है भारत और चीन के बीच में। ओके नेक्स्ट है पीवी पर्स की समाप्ति हुई। तो पीवी पर्स की जो समाप्ति हुई थी 1971 में हुई थी। ओके तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं आगे नेक्स्ट हमारा पर्यावरण का प्रदूषण। तो पर्यावरण का प्रदूषण ये हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। मानव जीवन के इनको संकट में डालना है। ओके नेक्स्ट है हैदराबाद का निजाम कौन था? उस्मान अली खान था। तो ये हो जाएगा चौथा। इसके बाद नेक्स्ट है ऑपरेशन विजय। तो ऑपरेशन दोस्तों ऑपरेशन विजय किससे संबंधित? आपका कारगिल युद्ध हो जाएगा। तो हो जाएगा 5वां। इसके बाद नेक्स्ट है रजग यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार का गठन। ये हुआ था दोस्तों आपका 1997। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी 1984 में। ओके तो 1984 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा क्या है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर आ जाता है। पहला है जून 2017 में भारत और चीन के मध्य एक संबंधशील प्रकरण पैदा हो गया जिसका नाम है। तो इसका राइट आंसर होगा डोकलाम प्रकरण। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका डोकलाम प्रकरण। तो डोकलाम प्रकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र की कुंजी या हृदय किसे कहा जाता है? तो सुरक्षा परिषद को क्या है? संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है उसे क्या है कुंजी कहा जाता है या हृदय कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र का। ओके तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सुरक्षा परिषद। ओके आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है रियो पृथ्वी सम्मेलन में कितने देश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 170 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 170 देशों के प्रतिनिधियों के। आगे नेक्स्ट है भारत में कौन कौन से बांध विरोधी आंदोलन चलाए गए? तो भारत में कौन कौन से आंदोलन चलाए गए? तो आंसर आपको क्या लिख देना है? नर्मदा बचाओ आंदोलन और टहरी आंदोलन। ओके आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्र राज्य बनने से पहले छत्तीसगढ़ किस राज्य का मूल अंग था? तो छत्तीसगढ़ पहले क्या है अपने मध्य प्रदेश में था। ओके तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मध्य प्रदेश में पहले क्या जो छत्तीसगढ़ था मध्य प्रदेश से मिला हुआ था, फिर जो मध्य प्रदेश से टूट कर क्या छत्तीसगढ़ बना है। गुजरात छात्र आंदोलन में छात्रों का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। जयप्रकाश नारायण आपको राइट आंसर हो जाएगा। ताशकंद तब भूतपूर्व सोवियत संघ में था और आज यह शहर किस देश की राजधानी है? तो आज ये क्या है जो ताशकंद है उज्बेकिस्तान की राजधानी। हो गई पहले क्या है सोवियत संघ में था, लेकिन अब जो ताशकंद है वो अलग है, तो वो अब किसी राजधानी बन गया उज्बेकिस्तान की। ओके कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं।
आगे दोस्तों हमारे आ जाते सत्तासत पहला है, रूस ने खुले द्वार की नीति अपनाई, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य हो जाएगा? क्योंकि जो खुले द्वार की नीति अपनाई थी वो चीन ने अपनाई थी, लेकिन यहाँ रूस लिखा, असत्य हो जाएगा। सुरक्षा परिषद में सिर्फ स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार प्राप्त है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा आपका। जो कितने होते हैं, 5 देश सदस्य होते हैं, वो स्थायी सदस्य हैं और नहीं गए वीटो का अधिकार प्राप्त है। पृथ्वी सम्मेलन आसियान के तत्वाधान में हुआ, तो ये दोस्तों आपका क्या है, असत्य हो जाएगा, असत्य। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रारंभ में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह 2 बैलों की जोड़ी था, तो ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, बिल्कुल सत्य। जो कांग्रेस का भी आप हाथ का पंजा देखते हैं ना चिन्ह, ये नहीं था जब सबसे पहले स्टार्ट हुआ था कांग्रेस, सबसे पहले 2 बैलों की जोड़ी था साइन, ओके। इसके बाद करके बाद में हाथ का पंजा आया, ओके। नेक्स्ट है, आजादी के बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई, तो ये भी दोस्तों आपका क्या है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ओके। ये जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कौन सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ओके, ना कि पूंजी, ओके। नेक्स्ट भारत आसियान का सदस्य 1996 बना, तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ओके। क्लियर है? आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे प्रश्नांक 6 में से। प्रश्नांक 6 में से दोस्तों हमारे क्या है, 2 अंकी वाले प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो प्रश्नांक 6 में हमारा द्विध्रुवता का अर्थ लिखिए, अथवा में शॉक थेरेपी का कोई आपको अर्थ लिखना है, ओके। तो शॉक थेरेपी का अर्थ भी देख लेते हैं। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, समझाऊंगा, वीडियो को देखते ही देखते आपको तैयार करते जाना है, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो शॉक थेरेपी का अर्थ पूछा जा रहा है और द्विध्रुवता का अर्थ पूछा जा रहा है, तो दे दिया हुआ है। द्विध्रुवता का अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है जिसमें 2 शक्तियों का अस्तित्व होता है, बिल्कुल सिंपल आपका लैंग्वेज में दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों हमारा क्या है, शॉक थेरेपी पूछा जा रहा है। तो शॉक थेरेपी का अर्थ आपका क्या है, शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। विश्व बैंक एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल में पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाकर पाश्चात्य देशों को क्या जोड़ा गया है, तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिएगा तो आपको क्या समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके आगे दोस्तों हमारा प्रश्नांक 7वां है, BWC एवं CWC क्या है, अथवा पूछा जा रहा है निशस्त्रीकरण क्या है। तो देख लेते हैं, BWC और CWC हमसे पूछा जा रहा क्या है। तो BWC यानी जैविक हथियार संधि, और एक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है जो जैविक हथियारों को प्रतिबंध करती है। CWC रासायनिक हथियार संधि के द्वारा रासायनिक हथियारों को बनाना या रखना प्रतिबंधित है, तो ये आपका दिया हुआ है, ओके। सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है, BWC यानी जैविक हथियार संधि, CWC यानी आपका रासायनिक हथियार संधि, और इनको क्या है, बनाने से क्या है, प्रतिबंध लगाने की ये आपकी संस्था है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमसे क्या है, निशस्त्रीकरण क्या है ये पूछा जा रहा है। सैनिक शक्ति से संबंधित किसी भी तरह के नियंत्रण अथवा प्रतिबंध लगाने के कार्य को निशस्त्रीकरण कहा जाता है। निशस्त्रीकरण से हथियारों की सीमा निश्चित करने या उन पर नियंत्रण करने या उन्हें कम करने का विचार किया जाता है। ये आपका दिया है निशस्त्रीकरण, तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है प्रश्नांक 8वां, साझी संपदा किसे कहते हैं, अथवा है पर्यावरण सुरक्षा हेतु 2 सुझाव दीजिए। तो साझी संपदा से पूछा जा रहा है, साझी संपदा हमारी कैसे देख लेते हैं कि साझी संपदा, साझी या संयुक्त विरासत का अभिप्राय इन संसाधनों से होता है जिस पर किसी एक का ही नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। समुदाय स्तर पर नदी, कुआं, चारागाह इत्यादि संयुक्त साझी संपदा कहलाती है। साझी संपदा यानी साझा करना, लोग क्या है आपस में साझा कर सके, उसमें किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है, वो किसी की निजी संपत्ति नहीं है, उसमें क्या है सभी लोग उपयोग कर सके, वो आपकी साझी संपदा कहलाती है। कुआं है, गाँव में कोई बीच में कुआं लगा हुआ है, ओके, तो वहाँ कोई भी जाकर क्या है पानी भर सकता है, ओके। नदी है तो नदी में जाकर कोई भी क्या है पानी ले सकता है, ओके, तो ये होती है साझी संपदा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पर्यावरण सुरक्षा हेतु 2 सुझाव आपको देना है। 2 सुझाव कौन से, पहला पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए जनसंख्या को नियंत्रित करना अत्यावश्यक है। वन संरक्षण के साथ साथ वन्य जीवन का संरक्षण करना भी आवश्यक है। दूसरा है कारखानों को चलाने के लिए ऐसे ईंधन का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए जिससे क्या जहरीली गैस है वह धुआं निकलकर वायुमंडल को प्रदूषित करे। तो ये है आपका पर्यावरण को अगर हमें बचाना है, सुरक्षा करनी है पर्यावरण की, तो 2 सुझाव इस प्रकार से हम दे सकते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा प्रश्नांक 9वां है, सुरक्षा की पारंपरिक धारणा का अर्थ लिखिए, अथवा में है वे कौन सी महामारियां हैं जो आप्रवास, व्यवसाय और पर्यटन के माध्यम से फैलती हैं। तो सुरक्षा की पारंपरिक धारणा का अर्थ हमसे पूछा जा रहा है, चलिए देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट और एमपी बोर्ड एग्जाम तो 23 में क्वेश्चन ये वाला आ चुका है, ओके, तो 25 में आपकी हाई चांसेस, तैयार करके रखना है। तो सुरक्षा की पारंपरिक धारणा की मान्यता है कि सैन्य बलों से ही सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है और इसी से सुरक्षा को बनाए भी रखा जा सकता है। सुरक्षा की इस धारणा का संबंध बाह्य सुरक्षा से है जो मुख्यतः राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा से संबंध है, ओके, इस बार से कंप्लीट हो जाता है। अथवा में दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सी महामारियां हैं जो आप्रवास, व्यवसाय और पर्यटन के माध्यम से तेजी से फैलती हैं। एमपी और एग्जाम 22 में क्वेश्चन आ चुका है, तो HIV हो गया, एड्स, बर्ड फ्लू हो गया, सोर्स हो गया, महाविनाशकारी कोरोना जो कोविड-19 है, जो आपका ऐसी महामारियां क्या होती है, आप्रवास, व्यवसाय और पर्यटन के माध्यम से क्या है तेजी से फैलती है, ओके, सिंपल दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक दलीय प्रभुत्व के लाभ लिखिए। नेक्स्ट है किस विद्वान ने कांग्रेस पार्टी को छात्र संगठन के नाम से संबोधित किया है और क्यों। ओके, इस बार से क्वेश्चन अक्सर बन सकते हैं क्योंकि क्या है ये बहुत एकदम सिलेक्टेड वाले टॉपिक रहते हैं। ओके, तो देख लेते हैं एक दलीय प्रभुत्व के लाभ और इसके बाद हम देखते हैं किस कांग्रेस पार्टी को क्या छात्र संगठन कहा है किसने। तो देख लेते एक दलीय प्रभुत्व के आपको लाभ पूछे जा रहे हैं। तो एक दलीय प्रभुत्व के लाभ क्या है, इसमें सत्तारूढ़ दल की स्थिति अत्यधिक सुदृढ़ होती है तथा वह स्वतंत्र रूप से क्या है शासन को संचालित कर सकता है। दूसरा है एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली में शासक में स्थायित्व रहता है तथा राष्ट्रीय नीतियों में व्यापक बदलाव नहीं किए जाते हैं जिससे क्या है उसमें निरंतरता बनी रहती है। तो ये है आपका एक दलीय प्रभुत्व के लाभ। साथ ही दोस्तों एक दलीय प्रभुत्व की हानि भी तैयार करके रखना है। लाभ नहीं पेपर में पूछता है तो हानि पूछी जा सकती है। तो एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था में लोकतंत्र की सफलता एवं विकास अनुचित है और दूसरा है इसमें प्रभुत्वशाली दल शासन का संचालन तानाशाही तरीकों से करने लगते हैं जिससे क्या शक्ति का दुरुपयोग होता है। तो एक दलीय प्रभुत्व के लाभ एक दलीय प्रभुत्व की हानि दोनों इंपॉर्टेंट है, तैयार करके रखिएगा। सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया समझा दिया है। हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है किस विद्वान ने कांग्रेस पार्टी को छात्र संगठन कहा है। तो एन.डी. पामर ने कांग्रेस पार्टी को छात्र संगठन के नाम से संबोधित किया क्योंकि कांग्रेस में सभी धर्मों जातियों भाषाओं क्षेत्रों तथा समुदाय के लोग शामिल थे। पहले समय में दोस्तों भारत में आपको पता है केवल एक ही पार्टी थी, एक ही पार्टी को लोग जानते थे, वो थी कांग्रेस पार्टी। और जिसे भी अगर राजनीति में आना तो सीधे सीधे वो डायरेक्ट कांग्रेस में शामिल हो जाता था। तो कांग्रेस में दोस्तों आपके सभी धर्म के लोग थे, सभी जाति सभी छात्र भाषाओं के लोग थे। ओके, इसलिए एन.डी. पामर है उन्होंने क्या है इसे छात्र संगठन कहा है। आगे देख लेते हैं। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉम्बे प्लान क्या है क्या था लिखिए। अथवा में पूछा जा रहा है नियोजन के 2 उद्देश्य लिखिए। तो बॉम्बे प्लान क्या था ये हमसे पूछा जा रहा है। तो बॉम्बे प्लान क्या है, 1944 में उद्योगपतियों का एक तबका एकजुट हुआ। इस समूह ने देश में नियोजित अव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। इसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। बॉम्बे प्लान की मंशा थी कि सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में कदम उठाए एवं देश नियोजित अर्थव्यवस्था पर चले। ये है आपका बॉम्बे प्लान। 2 नंबर में बॉम्बे प्लान आपका इंपॉर्टेंट रहता है, पूछा जाता है सर, तो ये फिर आपको क्या बता देना है। ये आपको 4 लाइन तैयार कर लेनी है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हमसे क्या है नियोजन के उद्देश्य पूछे जा रहे हैं। नियोजन के 2 उद्देश्य आपको तैयार कर लेना है। पहला है सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, दूसरा है बेरोजगारी गरीबी निरक्षरता और बीमारी का उन्मूलन। ये 2 हैं आपके नियोजन के उद्देश्य, बाकी की लाइन में इसमें समझाया गया है। तो इस प्रकार से आपको तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, जितना आपको पेपर में लिखना चाहिए, जैसे लिखना चाहिए इसी के अकॉर्डिंग में आपको आंसर यहाँ तैयार किए गए हैं। ओके, टाइप करके पूरा बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, आप समझ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। टाइप करके लिए आपके लिए बेहतरीन तरीके से मटेरियल लाया जाता है जिससे आपको क्या है सब समझने में और तैयार करने में आसानी हो जाए। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा दोस्तों क्वेश्चन है प्रश्न 12वां, दल बदल क्या है लिखिए। अथवा में है आया राम गया राम जुमले को किस से जोड़ा गया है। तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। दल बदल क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जब कोई प्रतिनिधि किसी विशेष दल के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़े तथा जीतने के बाद उस दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाए, दल बदल कहलाता है। ओके, कि मान लीजिए आपको क्या है भाजपा पार्टी से क्या है आपको सीट मिल जाती है। ओके, आप विधायक के लिए सीट मिल जाती है और आप जीत भी जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद आप कांग्रेस में मान लीजिए शामिल हो गए, तो ये आपका कहलाता है दल बदल। ओके, कि एक पार्टी से आपने टिकट ली, उससे जीत जाते, दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, वो आपका दल बदल कहलाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा आया राम गया राम जुमले को किससे जोड़ा गया है। तो आया राम गया राम का हिस्सा 1967 में हुआ था। गया लाल नामक व्यक्ति ने हरियाणा के पलवल जिले के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। इन्होंने एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदली, एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदली। पहले ये कांग्रेस को छोड़कर यूनाइटेड फ्रंट में चले गए, फिर थोड़ी देर में कांग्रेस में वापस आ गए, करीब 2 घंटे बाद पुनः यूनाइटेड फ्रंट में चले गए और बाद में कांग्रेस में पुनः वापस आ गए। इसे ही आया राम गया राम कहा गया है। बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है, अभी आप समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप क्या है कक्षा 12वीं की राजनीति विषय की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, ओके, और ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, साथ ही दोस्तों ऑल चैप्टर नोट चाहते हैं प्रॉपर तैयारी के लिए, तो अनुराग सारी क्लासेस के क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, कोर्स अगर लेंगे तो पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा प्रॉपर और टाइप मटेरियल मिलने वाला है। एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाई रहा हूं, जो सॉल्यूशन मैंने आपको क्वेश्चन बताए अपने ही मटेरियल से पूरे इंपॉर्टेंट है। ओके, जो भी मैं आपको मटेरियल दिखाई रहा हूं किस प्रकार से टाइप करके तैयार किया गया है, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज भी दिया हुआ है, तो और साथ ही आपको सिलेक्टेड भी रहने वाला है, कंप्लीट आपकी तैयारी भी रहने वाली है, इसलिए क्या है कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं।
दोस्तों कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्नांक 13वां आ जाता है। प्रश्नांक 13वां है प्रेस सेंसरशिप क्या है अथवा में है एकात्म मानववाद क्या है। तो देख लेते हैं सॉल्यूशन। प्रेस सेंसरशिप क्या है? आपातकालीन प्रावधानों के अंतर्गत सरकार ने प्रेस की आजादी पर रोक लगा दी। समाचार पत्रों को कुछ भी छापने के पहले अनुमति लेना आवश्यक था। इसे प्रेस सेंसरशिप के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज दिया हुआ है, जितना आपको पेपर में लिखना है जैसा लिखना है उसी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, इसलिए आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके, तो कोर्स में पूरा आपको मटेरियल इस बार से दिया हुआ है। तो देख लेते हैं एकात्म मानवतावाद अथवा इनसे पूछा जा रहा है। एकात्म मानवतावाद दर्शन मानव जीवन व संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र संबंध का दर्शन है। इसका पूर्ण वैज्ञानिक विवेचन पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किया था। एकात्म मानवतावाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन दर्शन है। ओके, ये आपका दिया हुआ है, तैयार अच्छे से कर लेना है। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा प्रश्न 14वां आ जाता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था लिखिए अथवा में क्षेत्रीय आकांक्षाएं क्या है समझाइए। देख लेते हैं दोस्तों हम सॉल्यूशन। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है? जून 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में की गई सैन्य कार्रवाई को ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जाना जाता है। बस इतना ही बताना है, जितना पेपर में लिखना करिए, जितना मैं आपको बता रहा हूँ इसी हिसाब से आपको पेपर में लिखना है। क्षेत्रीय आकांक्षा क्या है समझाइए। तो क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा अपने विशिष्ट धर्म, सांस्कृतिक विशेषताओं आदि के आधार पर की जाने वाली विशिष्ट मांग क्षेत्रीय आकांक्षाएं कहलाती हैं। क्षेत्र में अगर कोई भी एरिया क्षेत्र है, ओके, उसमें उसके द्वारा जो मांग की जाए क्षेत्रीय आपकी आकांक्षाएं कहलाती हैं। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न 15वां। योजना आयोग के कार्य लिखिए अथवा में है ऑपरेशन फ्लड को समझाइए। योजना आयोग के आपको दो कार्य बताने हैं, तो यहाँ से आपके योजना के आयोग के कार्य दिए हुए हैं, तो यहाँ से आपको देख लेना है। ओके, कोई भी आपको 2 पॉइंट आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हमसे ऑपरेशन फ्लड को समझाइए मुझे याद, तो ऑपरेशन फ्लड के बारे में ये दिया हुआ है। 1970 में ऑपरेशन फ्लड के नाम से एक ग्रामीण विकास शुरू किया गया। ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत सहकारी दूध उत्पादकों को उत्पादन एवं विपणन की एक राष्ट्रपति तंत्र से जोड़ा गया। ऑपरेशन फ्लड सिर्फ डेयरी कार्यक्रम नहीं, इस कार्यक्रम में डेयरी के काम को विकास के माध्यम से रूप में अपनाया गया। आगे देख लेते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या है प्रश्नांक 15 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब दोस्तों आपके प्रश्नांक 16 से आपके क्या 3 अंकीय वाले प्रश्न आ जाते हैं। ओके, तो हम क्या है सेकंड पार्ट में कवर करेंगे आपके 3 अंकीय 4 अंकीय वाले जो प्रश्न रह गए हैं। ओके, जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताया सभी आपको क्या है तैयार कर लेना है। बाकी दोस्तों इससे पहले वाली जो वीडियो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता चुका हूं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है। ओके, वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।